नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। हिंदी फिल्म का एक मशहूर गाना है, पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए। जी नहीं, मैं आज शराब या शराबबंदी पर दो टूक में बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं इस गाने को इसलिए याद कर रहा हूं क्योंकि गाने के बोल जो हैं वो अचानक ही आज मन में उठने लगे हैं। क्योंकि जैसे इस गाने के बोल हैं, पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए, ठीक वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करने वालों को विरोध करने का बहाना चाहिए। यह मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, इसके कारण भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ताजा कारण जो आप जानते हैं, बीते कई दिनों से नई संसद भवन के लोकार्पण की जो तैयारी हो रही है, 28 मई को जिसका लोकार्पण होना है, उसको लेकर के जिस तरह से विपक्ष ने मोर्चाबंदी कर लिया, कमर कस ली है, मैं उसको लेकर कह रहा हूं। विपक्ष विरोध कर रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों संसद का लोकार्पण क्यों हो रहा है। वो कह रहे भाई इसका लोकार्पण तो राष्ट्रपति के हाथों होना चाहिए। एक दलित राष्ट्रपति हैं, महिला राष्ट्रपति हैं, उनके हाथों होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति का अपमान हो रहा है, इसलिए हम इस कार्यक्रम का लोकार्पण समारोह का बहिष्कार करेंगे। लेकिन सवाल कई सारे उठते हैं। सवाल उठते हैं कि राष्ट्रपति के अपमान की, राष्ट्रपति के सम्मान की इतनी चिंता है, तो जिन जिन लोगों ने इसी आदिवासी महिला राष्ट्रपति का अपमान किया था, कम से कम उनको तो पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दीजिए। किसी ने राष्ट्रपत्नी सबकी होती हैं, यह कहकर राष्ट्रपति का इतना भद्दा मजाक उड़ाया, वो भी पार्टी में बने हुए हैं। किसी ने कहा जहरीली विचारधारा वाली है, वो भी बनी हुई है। किसी ने कहा चमचे हैं, ऐसा चमचा, ऐसा राष्ट्रपति किसी को ना मिले, वो भी पार्टी में बने हुए हैं। तो अगर राष्ट्रपति के सम्मान की चिंता है, तो फिर सवाल यह है कि जिन्होंने राष्ट्रपति का अपमान किया था, कम से कम उनसे तो माफी दिलवा दीजिए, आप पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दीजिए, तो समझ में आएगा कि आपको वास्तव में राष्ट्रपति के सम्मान की चिंता है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, यह सिर्फ बहाना है। निशाना नरेंद्र मोदी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के हाथों कैसे हो सकता है लोकार्पण। एक ऐसी संसद जो 100 साल तक, 200 साल तक, अगले 500 साल तक भारत की राजनीति का केंद्र रहेगी, उसके शिलापट्ट पर नरेंद्र मोदी का नाम कैसे आ सकता है। उस नरेंद्र मोदी को जिसको कभी कांग्रेस के नेता ने यह कहा था कि नरेंद्र मोदी आएगा तो उससे बाहर मैं चाय बिकवाऊंगा। एक चाय वाले की हिम्मत कैसे होती है कि वो देश की संसद भवन का लोकार्पण करे। एक चाय वाले की हिम्मत कैसे होती है। ना उस चाय वाले के नाम के पीछे नेहरू लगा है, ना गांधी लगा है, तो वो क्या अपने आप की बराबरी करेगा नेहरू गांधी परिवार से। यही सोच है। और मैं जो कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी का विरोध करने वालों को विरोध का बहाना चाहिए, उसका कारण मैं दे रहा हूं, उसके बाद मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा। मैं आपको याद दिला दूं एक एक करके, 2014 के बाद से लेकर अब तक देख लीजिए, मेरे पास एक बड़ी लिस्ट, और ये लिस्ट छोटी है, लंबी हो सकती थी, लेकिन फिर भी आपको कुछ चीजों की याद दिला देता हूं, क्योंकि आज के कॉन्टेक्स्ट में यह जरूरी है याद दिलाना। क्योंकि मेरा आज का विषय यही है, कदम कदम विरोध, मोदी से प्रतिशोध। क्योंकि मोदी से बदला लेना है। मोदी की हिम्मत कैसे हुई, मोदी की औकात क्या है। आपको मालूम है, कांग्रेस के कई नेताओं ने कहा था कि औकात याद दिला देंगे। तो नरेंद्र मोदी की हिम्मत कैसे हुई, औकात कैसे है कि उस नरेंद्र मोदी ने एक नहीं दो बार विपक्ष को धूल चटाते हुए बहुमत से सरकार बना ली। तो इसीलिए नरेंद्र मोदी को औकात दिखानी है, प्रतिशोध लेना है, उस हार का प्रतिशोध लेना है। मैं आपको याद दिलाऊं घटनाएं कुछ। राफेल, भारतीय वायुसेना को जरूरत थी राफेल की, राफेल का विरोध किया गया, चौकीदार चोर है का नारा दिया गया। राफेल को लेकर क्या कुछ नहीं हुआ। बुलेट ट्रेन का मजाक बनाया गया, जब कहा कि भारत में बुलेट ट्रेन आएगी, बुलेट ट्रेन का मजाक बनाया गया। और अब जब वंदे भारत ट्रेन भारत को जोड़ रही है, इस वंदे भारत ट्रेन का भी विरोध होता है। और इस हद तक विरोध होता है कि देश के अलग अलग हिस्सों में वंदे भारत ट्रेन पर पत्थर फेंके जाते हैं, पथराव होता है इस ट्रेन पर। अग्निवीर योजना आई, उसका विरोध हुआ। जीएसटी का विरोध हुआ, वही जीएसटी जिसको कांग्रेस लाना चाहती थी, उसको नरेंद्र मोदी लाए तो उसका विरोध हो जाता है। स्वच्छ भारत का मजाक बनाया जाता है। अब स्वच्छ भारत में तो ऐसी कोई बात नहीं थी, भारत स्वच्छ हो, इसीलिए नरेंद्र मोदी झाड़ू लेके निकले, लेकिन स्वच्छ भारत का भी विरोध हो गया, उसका मजाक बनाया गया।
लॉकडाउन का विरोध किया कि लॉकडाउन कैसे लगा दिया, रे तबाह हो गए, सब बर्बाद हो गए। उसके बाद जब कोविड वैक्सीन आ गई तो वैक्सीन का मजाक बनाया, अरे ये तो बीजेपी की वैक्सीन है, विदेशी वैक्सीन लाओ, भारत की वैक्सीन कैसी है, तो आप गिनी पिग बना रहे हो, लोगों को मार डालोगे। जब भारत ने वैक्सीन विदेशों में देनी शुरू करी तो उसका विरोध किया, अरे भारत की वैक्सीन है, भारत की वैक्सीन विदेशों में क्यों दे रहे हो। राम मंदिर का विरोध हुआ, कोर्ट तक पहुंचे, राम मंदिर का निर्माण रोक दीजिए जी, चुनाव है, मत होने दीजिए राम मंदिर का। राम मंदिर का विरोध हुआ, 370 का विरोध हुआ, यहां तक कि राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का विरोध हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध हुआ। सोचिए, और तो और कांग्रेस के कद्दावर नेता, देश के पूर्व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जब दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति नरेंद्र मोदी ने स्थापित करने की बात की, उसका तक विरोध हुआ। और विरोध इस हद तक कि आज तक कांग्रेस के किसी नेता ने आज तक वहां पर जाके अपनी श्रद्धांजलि अर्पित नहीं की है सरदार पटेल को। इसीलिए मैं कह रहा हूं, कदम कदम विरोध है, क्योंकि मोदी से प्रतिशोध है। इसी पर चर्चा करेंगे। इससे पहले कि आगे बढ़े, आइए रिपोर्ट देखिए। चलिए मैं आपको रिपोर्ट दिखाऊंगा, साथ साथ वो रिपोर्ट इसलिए भी बड़ी जरूरी होगी क्योंकि उस रिपोर्ट में ये भी, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की विदेश यात्रा से लौटे हैं, वो मेरी रिपोर्ट है। उससे पहले बता दूं, आज की इस डिबेट में, आज की इस चर्चा में मेरे साथ 4 मेहमान जो हैं वो डिबेट में मौजूद रहेंगे, चर्चा करेंगे मेरे साथ। ये चारों मेहमानों को एक एक करके परिचय करवा दूं। मेरे साथ शलभमणि त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं शलभमणि त्रिपाठी जी। मेरे साथ कमरू चौधरी जी जुड़े हैं, कांग्रेस के नेता हैं कमरू चौधरी जी। मेरे साथ बृजमोहन श्रीवास्तव जी जुड़े हैं, एनसीपी के प्रवक्ता हैं बृजमोहन श्रीवास्तव जी। और मेरे साथ स्टूडियो में शिवम त्यागी जी हैं, शिवम त्यागी जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपनी रिपोर्ट को भी चलाऊंगा कुछ ही देर में, लेकिन उससे पहले पहली टिप्पणी में बृजमोहन जी आपसे लेता हूं। ये क्या मोदी से प्रतिशोध लेने का यही तरीका है कि मोदी जो करेंगे उसका विरोध करना है? अरे आपको मोदी से प्रतिशोध लेना है, मोदी ने 2-2 बार विपक्ष को धूल चटाई है, उसका प्रतिशोध लेना है, तो प्रतिशोध लेने का तरीका यह है कि 24 का चुनाव सामने है, पूरा विपक्ष एकजुट हो जाए, टक्कर दे, सही नीतियां लाए और मोदी को परास्त कर दे। लेकिन मोदी पसंद नहीं, इसलिए हर चीज का विरोध करेंगे, यहां तक कि संसद भवन का भी विरोध करेंगे। अशोक जी, मैं आपकी इस बात से पूरी तौर से असहमत हूं कि हम लोग आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से कोई प्रतिशोध लेना चाहते हैं। देश की जनता ने उनको एक बहुमत दिया और वो देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री के रूप में हम लोग उनको सम्मान भी देते, स्वीकार भी करते। मुद्दा यह है कि जिस संविधान के अंतर्गत, जिस धाराओं के अंतर्गत आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने, हम लोग उसी संविधान की बात कर रहे हैं। वो संविधान हम लोग तो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, हमको संविधान की धारा 79 के बारे में बताया गया है, जिसमें लिखा है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। भारतीय संविधान लोकसभा राज्यसभा को कुछ अपवादों को छोड़कर कानून निर्माण की शक्तियों में समान अधिकार देती। अब मैं दूसरी बात पे आता हूं कि जो सांसद चुन के आते हैं उनको भी एक शपथ लेना होता है। वो शपथ पे क्या करते हैं? ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, देश की प्रभुसत्ता और एकता बनाए रखूंगा। तो जिन सांसदों ने भारत के संविधान के प्रति शपथ लेते हुए कहा है कि वो श्रद्धा और निष्ठा रखेंगे, अगर आज वो इस बात को कहते हैं कि देश में अगर संविधान की जो सर्वोच्च शक्ति है, सर्वोच्च जो पद पे बैठी हुई हमारे राष्ट्रपति का पद है और राष्ट्रपति है, यदि उनसे इसका उद्घाटन करा लिया जाए, तो मैं सोचता हूं कि ये हम कोई ना तो राजनीतिक बात कह रहे हैं और ना ही हम कोई प्रतिशोध की बात कह रहे हैं। सर, संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि राष्ट्रपति ही किसी चीज का उद्घाटन करेंगी? कहीं लिखा है क्या? मुझे भी बता दीजिए संविधान में कहीं अगर लिखा हो। अशोक भाई देखिए, तर्क के रूप में अगर आप कहें तो ये भी तो कहीं नहीं लिखा कि प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे। वो तो ठीक है, ये तो नहीं लिखा, ये तो नहीं लिखा, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं, ये भी मैं तो यही कह रहा हूं ना, एग्जैक्टली आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कहीं नहीं लिखा कि प्रधानमंत्री करेंगे। मैं यही कह रहा हूं, कहीं नहीं लिखा कि राष्ट्रपति करेंगे, तो आप संविधान का हवाला देखें कि जी संविधान में। और फिर मैं कह रहा हूं, मुझे बार बार, मैं इस पर 2 दिन से डिबेट कर रहा हूं, मुझे ये बात बार बार रिपीट नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि दर्शकों को एक बैकग्राउंड समझ में आए। मैं फिर कह रहा हूं, अगर राष्ट्रपति का इतना सम्मान है तो इस देश की 400 सरकारी इमारतें देश के 3 प्रधानमंत्रियों के नाम है, इंदिरा गांधी,
राजीव गांधी और साथ साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू। मैं तो कह रहा हूं 400 सरकारी इमारतें इन तीन नेताओं के नाम है। मैं कह रहा हूं कि इस देश में 4 सरकारी इमारतें भी देश के 4 राष्ट्रपतियों, क्या एक राष्ट्रपति के नाम नहीं है? एक बात। और दूसरी बात, जो नियम लागू होता है, मैं जरा अपने उससे कहूंगा एक बार फिर, ताकि कंटेक्स्ट में, ताकि लोग इधर उधर ना हो, मैं अपने जरा प्रोड्यूसर से कहूंगा जरा एक बार छत्तीसगढ़ का दिखा दीजिए। हालांकि ऐसे बहुत उदाहरण है, लेकिन मैं सिर्फ एक उदाहरण छत्तीसगढ़ का जरा दिखाइए। छत्तीसगढ़ का शिलान्यास, छत्तीसगढ़ में भूमि पूजन किसने किया था जब छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए जब वहां पर हुआ? क्योंकि इससे पहले अगर आप जब राष्ट्रपति भवन की बात कर, जब आप संसद भवन की बात करते हैं, तो वही नियम जो है वो लागू होता है विधानसभाओं पर। अब नवीन विधानसभा भवन छत्तीसगढ़ का जो शिलालेख है, उसका जो पूजन है, वो ना छत्तीसगढ़ के राज्यपाल ने किया, ना छत्तीसगढ़ के जो स्पीकर ने किया विधानसभा के, ना वो मुख्यमंत्री ने किया, ना मंत्री ने किया, बल्कि 2 सांसद आते हैं। एक सांसद आते हैं उत्तर प्रदेश से, एक सांसद आता है केरल से। छत्तीसगढ़ के सांसद भी नहीं है, उनसे उद्घाटन, उसका भूमि पूजन करवाया जाता है। और बड़ी बात यह है कि जिस वक्त यह भूमि पूजन करवाया जाता है, उस वक्त छत्तीसगढ़ की राज्यपाल एक आदिवासी महिला थी, अनुसुईया उइके, जिनको बुलाया तक नहीं गया, जिनको इस कार्यक्रम के बारे में सूचित तक नहीं किया गया। इसलिए मैं कह रहा हूं सर, ये डबल स्टैंडर्ड छोड़िए, सीधी सीधी मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि यह दरअसल नरेंद्र मोदी से नफरत है और कुछ नहीं है। यह नरेंद्र मोदी का विरोध करना और कोई कारण नहीं है, क्योंकि कोई तर्क नहीं है। मैंने जो आपके तर्कों के आधार पर कहा, लेकिन एक मिनट शलमणि जी, जल्दी से एक मिनट सर, मैं शलमणि जी, वो कह रहे हैं कि भाई आप संविधान का हवाला देकर कह रहे हैं बृजमोहन जी, भाई संविधान की शपथ लेते हैं, संविधान में तो आप राष्ट्रपति को जो है इस तरह से इग्नोर करके चल रहे हैं, नजरअंदाज करके चल रहे हैं, इसलिए विरोध कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही, मैं कहना चाहता था, लेकिन जरा मुझे बताइए ना कि यूपीए की जो चेयरपर्सन थी सोनिया गांधी जी, वो जाकर मणिपुर में किस भाव के साथ, किस अधिकार के साथ उनका नाम छपता है और राज्यपाल को उस कार्यक्रम में बुलाया नहीं जाता? वो लोग संविधान की बात कर रहे हैं। वो लोग संविधान की बात कर रहे हैं कि जब द्रौपदी मुर्मू जी जब प्रत्याशी बनाई गई, जब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह तय हुआ कि वनवासी समाज से आने वाली हमारी एक बहन इस देश में राष्ट्रपति बनेगी, तो कांग्रेस पार्टी ने कोई हथकंडा नहीं छोड़ा, उनके दोस्तों ने कोई हथकंडा नहीं छोड़ा। और जिस निम्न स्तर पर जाकर टिप्पणियां, जिस निम्न स्तर पर जाकर साजिशें की द्रौपदी मुर्मू को चुनाव हराने के लिए, वो पूरे देश ने देखा। और चलिए ठीक है, आप राजनीति में कह सकते हैं कि ये सब चलता रहता है, लेकिन जब वो राष्ट्रपति चुनकर आई, जब उनको राष्ट्रपति इस देश ने बना दिया, उसके बाद कांग्रेस पार्टी के लोगों ने और तमाम सारे जो उनके दोस्त थे, उनके राजनीतिक दोस्त थे, उन्होंने किन शब्दों का प्रयोग किया? राष्ट्रपति किसने कहा? उनके बारे में अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किसने किया? और चलिए हम मानते हैं इसके बाद भी ये जो एनसीपी के लोग हैं, तमाम सारे जो लोग हैं, वो ये कहते हैं कि बड़ा ये संविधान को मानते हैं। तो जरा मुझे बताइए कि एक आदिवासी परिवार से आने वाली बहन जिसने जीवन भर संघर्ष किया हो, जब वो पहला अपना अभिभाषण करने जा रही है, तो क्या ये मर्यादा के अनुकूल नहीं होता कि वनवासी समाज से आने वाली बहन को उसकी बात रखने का अधिकार दिया जाए? उस पर कागज के गोले किसने फेंके? गो बैक के नारे किसने लगाए? उन पे अपमानजनक टिप्पणियां किसने की? आपने पूरी दुनिया को दिखाया, देश छोड़िए, लाइव टेलीकास्ट चल रहा था, पूरी दुनिया को दिखाया कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में उनके चिंटू और चेलू चपाटों ने, कि भाई अगर वनवासी समाज से आने वाली एक बहन राष्ट्रपति बनेगी तो भारत के अंदर इस तरह से गो बैक के नारे होते हैं, इस तरह से कागज के गोले फेंके जाते हैं, इस तरह से अपमानजनक टिप्पणी की जाती है। तो द्रौपदी मुर्मू जी का तो आपने हमेशा सम्मान किया। जिन लोगों ने उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की, उनके खिलाफ एक भी एनसीपी का नेता बोला, आप मुझे बता दीजिए? उनके खिलाफ एक भी समाजवादी पार्टी का नेता बोला, बता दीजिए? तो ये वो लोग हैं जो अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं, और देश की जनता ने इनका जवाब दिया। अशोक भाई, ये कुंठित लोग हैं जिनको एक पिछड़े समाज से आने वाले एक प्रधानमंत्री से फ्रस्ट्रेशन है। फ्रस्ट्रेशन इस बात का है कि गरीब परिवार का बेटा कैसे एक ऐसी खानदानी पार्टी का सफाया कर सकता है जिस पार्टी ने बाप के बाद बेटा, बेटा के बाद बेटी, बेटी के बाद पोता, दामाद जी, फड़नवा जी, सबको अधिकार दिया। तो कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका मुकाबला कर रहे हैं? इस बात की कुंठा है, लेकिन आप कुंठा में आप कुड़ते रहिए, देश की जनता प्रधानमंत्री के साथ खड़ी है। ओके सर, ओके, मैं बृजमोहन जी आपके पास भी आऊंगा, आप जवाब देना चाहते हैं, कमरू चौधरी जी के पास भी आऊंगा, लेकिन मैं इससे पहले एक सिर्फ रिपोर्ट आपको दिखा दूं, क्योंकि इस मसले पर बहुत कुछ चल रहा है। इस पूरे मसले को लेकर बहुत सारी राजनीति चल रही है, और राजनीति तो यहां तक चल रही है, नेता क्या क्या बयान दे रहे हैं वो भी जरा आपको सुनवाऊंगा। लेकिन बड़ी बात यह है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैं वही कह रहा हूं, विपक्ष जब है, प्रधानमंत्री जब दुनिया में कहीं भी जाते हैं तो उनका कैसे सम्मान होता है, लेकिन भारत में विपक्ष जो है प्रधानमंत्री को इतना सम्मान तक देने के लिए तैयार नहीं कि वो अगर संसद भवन का लोकार्पण करेंगे तो विपक्ष को वो बात भी खल जाती है। रिपोर्ट देखिए, उसके बाद कमरू चौधरी और शिवम त्यागी जी को इस डिबेट में लाऊंगा इस ब्रेक के बाद।
के पास सामर्थ्य की कमी नहीं है। भारत के पास संसाधनों की कमी भी नहीं है। आज दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे युवा टैलेंट फैक्ट्री जिस देश में है वो है सही जवाब दे रहे हैं आप, वो है इंडिया। मैं ये बात फिर दोहरा रहा हूं, आज दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे युवा टैलेंट फैक्ट्री जिस देश में है वो है भारतीय समुदाय का जो कार्यक्रम था, वहां ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आना गौरव की बात थी। लेकिन इतना ही नहीं, उस समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री भी थे। उस समारोह में पूरी अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स थे, रूलिंग पार्टी के मेंबर्स थे। ये लोकतंत्र का वातावरण ऑस्ट्रेलिया के लोग में भारतीयों के प्रति, चाहे पक्ष सत्ता का हो चाहे पक्ष विपक्ष का हो, सबके सब मिलजुल करके भारतीय समुदाय के इस कार्यक्रम में उतने ही उमंग और उत्साह के साथ शरीक हुए थे। और भारत के प्रतिनिधि को, भारत के एक सेवक को दोनों पक्ष उतना ही आदर और सत्कार कर रहे हैं। तीन देशों की यात्रा से लौटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नए संसद भवन के लोकार्पण कार्यक्रम का बहिष्कार करने वाले विपक्ष को बिना नाम लिए कुछ इस तरह नसीहत दी। तो गृह मंत्री अमित शाह ने आज असम में विपक्ष की राजनीति पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस और उसके साथी ओछी राजनीति कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण कहा। अभी मोदी जी आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में देश की संसद का नया भवन 28 तारीख को लोकार्पण करने वाले हैं, देश को समर्पित करने वाले हैं। एक कांग्रेस दल, कांग्रेस पार्टी और उनके साथी राजनीति कर ओछी राजनीति का एक उदाहरण पेश कर उसका बहिष्कार करें और बहाना बना रहे हैं कि महामहिम राष्ट्रपति इसका उद्घाटन करें। भारतवासियों को नई संसद भेंट की जाएगी। यह एक ऐतिहासिक अवसर होगा। इस ऐतिहासिक अवसर को गरिमामय और गौरवशाली बनाने की बजाय कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के द्वारा जिस प्रकार की बयानबाजी हो रही है वो अत्यंत ही दुखद और गैर जिम्मेदाराना है। इस बीच ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल एक जनहित याचिका में मांग की गई है कि संसद के नए भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा किया जाना चाहिए। दूसरी तरफ संसद भवन के लोकार्पण का बहिष्कार करने वाली विपक्षी पार्टियों की संख्या बढ़कर 20 हो गई है। हालांकि 25 राजनीतिक दल कार्यक्रम में शामिल भी होंगे, जिनमें 18 पार्टियां एनडीए का हिस्सा हैं, जबकि 7 अन्य विपक्षी पार्टियां हैं। वैसे बहिष्कार का नेतृत्व करने वाली कांग्रेस के कुछ नेता भी बहिष्कार के फैसले को गलत बता रहे हैं। देश की संसद का उद्घाटन देश का प्रधानमंत्री नहीं करेगा तो और कौन करेगा? हिंदुस्तान की संसद का उद्घाटन हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं करेगा तो क्या पाकिस्तान का प्रधानमंत्री करेगा?
संसद, राष्ट्रपति भवन, ये इस तरह की इमारतें हैं, ये किसी एक पार्टी की नहीं होती हैं, ये पूरे देश की होती हैं। हम प्रधानमंत्री की नीतियों का विरोध करें, हमें करना चाहिए, हम करेंगे, हम सड़क पे करेंगे, हर जगह करेंगे, लेकिन देश की जनता की भावनाओं और देश के जनमानस की भावनाओं का सम्मान करते हुए हमें मोदी का विरोध करने का हक है, लेकिन देश का विरोध करना ठीक नहीं। सच तो यह है कि 2014 के बाद से लेकर अब तक नरेंद्र मोदी ने जो भी कदम उठाए हैं, विपक्ष ने उनका बार बार विरोध किया है। यहां तक कि मोदी विरोध में विपक्ष ने पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक और कोरोना की वैक्सीन का भी विरोध कर दिया। इधर जो राजनीतिक दल बॉयकॉट पर अड़े हैं, उनके भी एक के बाद एक नए नए बयान सामने आ रहे हैं। जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह तो मोदी के विरोध में आज ये तक कह गए कि मोदी सरकार जाने के बाद नए संसद भवन का इस्तेमाल किसी और रूप में किया जाएगा। संसद भवन का बहिष्कार किया गया है। संसद भवन के उद्घाटन समारोह में हम लोग नहीं जाएंगे, इसलिए कि इतिहास को बदलने का प्रयास हो रहा है। अब ये इतिहास बदलने में उनके भागीदार नहीं होंगे। राष्ट्रपति को अगर संसद भवन बना ही था तो राष्ट्रपति को बुलाना चाहिए था, प्रधानमंत्री कौन उत्तर होगा, इसलिए हम लोग उसका बहिष्कार करें। सरकार अगर बदलेगी तो नए संसद भवन में कोई दूसरा काम होगा। गजब है, गजब। तो ललन सिंह कह रहे सरकार बदलेगी तो नए संसद भवन में दूसरा काम होगा। मुझे नहीं मालूम इस नए संसद भवन को ललन सिंह सिनेमा हॉल बनवाना चाहते हैं या रेस्ट रूम बनवाना चाहते हैं अपने सांसदों के लिए, अपनी पार्टी के लोगों के लिए, या फिर जो है एक आलीशान होटल बनाना चाहते हैं। भगवान जाने क्या बनाना चाहते हैं, लेकिन संसद उनको पसंद नहीं है क्योंकि मोदी ने बनवाई है। चलिए इसी पर मेरी चर्चा चल रही है। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कमरू चौधरी जी, मैं जो विषय कह रहा हूं, मेरा विषय इसीलिए है क्योंकि मैं कह रहा हूं कि जब कोविड वैक्सीन तक का विरोध हो जाता है, 370 का विरोध हो जाता है, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का विरोध हो जाता है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का विरोध हो जाता है, तो ऐसे में संसद का विरोध होना तो स्वाभाविक है ना, क्योंकि मोदी की छाप है उस पर। देखिए अशोक जी, सबसे पहले मैं ये बात बताऊं, ये संसद का जो इनॉग्रेशन हो रहा है, ये कोई राज्य अभिषेक नहीं है और ना तो राज तिलक का समारोह है। ये हमारा संसद भवन बन रहा है, जिस संसद भवन को प्रोटेक्शन के लिए आर्टिकल 79 को जरा सा गौर दीजिए। ये भाजपा वाला बोलिए, नरेंद्र मोदी जी बोलिए, अमित शाह जी बोलिए, ये तो ना संविधान का कोई इज्जत करना इनको आता है और ना ही ये संविधान को मानते हैं। क्यों मैं बोल रहा हूं ये बात को, आर्टिकल 79 में एक साफ तौर पे लिखा हुआ है कि संसद होता है 3 चीजों से, एक राष्ट्रपति, एक हो गया लोकसभा, एक हो गया राज्यसभा। यह संसद का अभिन्न अंग है राष्ट्रपति। अगर संसद को इनॉग्रेशन करने का अधिकार है किसी और को, देखिए हर चीज कागज कलम ब्लैक एंड व्हाइट पे नहीं होता है, हर चीज जो है कि जुबानी तौर पे भी नहीं बोला जाता है। इट इज फॉर टेकन कि राष्ट्रपति जो है कि इस देश का सर्वोच्च लीडर है, हमारा देश का संविधान का रखवाला है, कस्टोडियन है। तो इनको जब अपमान करके आप इनको घर बैठाकर आप इनका भाषण को उस दिन चलाकर आप क्या साबित करना चाह रहे हो, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। दूसरा चीज देखिए, आज नरेंद्र मोदी जी का विरोध करना, देश का विरोध आप लोग जिस तरह से दिखा रहे हो, ये गलत बात है। नरेंद्र मोदी का विरोध हम लोग जरूर करते हैं, उनका सिद्धांत जो है उनका पॉलिसीज के खिलाफ, लेकिन आज जिस तरह से सिंबोलिज्म पे सरकार चल रही है, हर चीज देखिए, उस दिन का 28 तारीख का प्रोग्राम का सिंबोलिज्म मैं एक एक करके गिनाता हूं आपको। 7:30 बजे प्रोग्राम का इनॉग्रेशन हो रहा है, पूजा पाठ भूमि पूजा होगा, 2 बजे 2:30 बजे तक रहेंगे वहां पे प्रोग्राम। टोटल जो टीआरपी जो नरेंद्र मोदी जी को उस दिन जो आएगा वो किसका आ रहा है? मैं एकदम लेमैन का भाषा में मैं आपको समझाता हूं। मतलब आपको चिंता इस बात की है नरेंद्र मोदी को टीआरपी मिल रही है ना, ये आपकी चिंता है? वो तो देखिए अशोक जी, मैं तो एग्जैक्टली यही कह रहा हूं सर, मैं तो एग्जैक्टली यही कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी का नाम हो, नरेंद्र मोदी को टीआरपी मिले। मैं सर कमरू जी एक सीधी सी बात पूछता हूं, संविधान के कौन से पैराग्राफ में लिखा था कि भारत अपनी वैक्सीन नहीं बना सकता? आप लोगों ने तो वैक्सीन का भी विरोध किया ना। मैं तो ये पूछ रहा हूं, मैं तो मेरा आज का विषय जो आप संविधान को लेकर बात कर रहे हैं, मैं 2 दिन से इस पर लगातार बहस कर रहा हूं और मैं बार बार पूछ रहा हूं संविधान के कौन से प्रावधान के तहत जो है सोनिया गांधी और राहुल गांधी एक सांसद होते हुए, वो भी जब सांसद छत्तीसगढ़ से उनका कोई लेना देने नहीं, वो जाकर वहां की विधानसभा
मैं संविधान के, मैं तो मुझे यह बता दीजिए संविधान के कौन से पैराग्राफ में लिखा है कि भारतीय डॉक्टर, भारतीय वैज्ञानिक अपनी वैक्सीन नहीं बना सकते, भारत अगर अपनी वैक्सीन बना लेगा तो उसका विरोध होगा। यह कौन से संविधान में लिखा है कि भैया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नहीं बनाई जा सकती? कौन से संविधान में लिखा है कि भारत सर्जिकल स्ट्राइक नहीं कर सकता अपने हितों की रक्षा के लिए? संविधान के कौन से पैराग्राफ में लिखा है कि हम राफेल नहीं खरीद सकते? संविधान के कौन से पैराग्राफ में लिखा है कि हम जीएसटी का विरोध करेंगे? अशोक जी, आपने गिना दिया, 200 कारण गिना दिया, लेकिन एक भी कारण यह नहीं बताया कि देश का मुद्दा क्या है। 80 करोड़ लोगों को आज निर्धारित 5 केजी चावल आटा के लिए, गेहूं के लिए सरकार पे ताके हुए। मणिपुर में हजारों लोग बेघर होकर बैठे हुए, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को एक बार समय नहीं मिल रहा है। आज जिस तरह से यह सिचुएशन है, जब कोविड का वैक्सीन का बात उठाए तो लगभग 47 लाख लोगों का, हिंदुस्तानियों का जान गया हिंदुस्तान में, लेकिन प्रधानमंत्री जी उस पर ये आंकड़ा कहां से लाते हैं आप? 47 लाख लोगों को यूनाइटेड नेशंस से छोड़ दीजिए, भारत में हर व्यक्ति की मौत पर क्यों छोड़ दे? सर मैं बता रहा हूं ना, अरे सर आप नहीं, ना मैं नागपुर का आंकड़ा मानूंगा, ना मैं कांग्रेस का आंकड़ा, ना मैं बीजेपी का आंकड़ा, ना मैं यूएन का आंकड़ा मानूंगा। क्योंकि भारत में, मैं तो कह रहा हूं यूनाइटेड नेशंस का आंकड़ा नहीं, सर मैं बिल्कुल मैं यूनाइटेड नेशन का आंकड़ा नहीं मानूंगा, मैं नहीं मानूंगा यूनाइटेड। सर कमरू जी मैं एक बात कह रहा हूं, मैं और पूरे विपक्ष से आज मैं ये कह रहा हूं, क्योंकि आपने मुद्दा उठाया इसलिए मुझे ध्यान में आया। विपक्ष जितना समय नरेंद्र मोदी का विरोध करने में लगा रहा है ना, क्योंकि भारत में, मैं इसलिए कह रहा हूं, भारत में एक एक व्यक्ति, एक एक जन्म, एक एक जो मृत्यु होती है ना, वो रजिस्टर्ड होती है। और भारत में 47 लाख लोग ऐसे नहीं हो सकते कि जिनके घर में किसी की मौत हुई हो और उन्होंने उनके मौत का सर्टिफिकेट लेने की भी जरूरत नहीं समझो। मैं कह रहा हूं कि विपक्ष जो इतनी ताकत लगा रहा है मोदी का विरोध करने में, उतनी ताकत विपक्ष का अपने कार्यकर्ता है, अपना सिस्टम है। विपक्ष पूरे देश में जाके उन 45 लाख, क्या मैं कह रहा हूं 10 लाख लोगों का आंकड़ा निकाल देना, तो फिर ये सरकार की चूल्हे हिल जाएंगी। लेकिन आप लोग, एक फेक नैरेटिव चलता है, उस फेक नैरेटिव में सरकार को गिराने की कोशिश करते हैं, मोदी को बदनाम। मैं ये क्यों कह रहा हूं, एक आंकड़ा और दे देता हूं छोटा सा। अभी एक मिनट, कमरू जी एक मिनट, कमरू जी एक मिनट, कमरू जी एक छोटी सी बात और कह दूं। अब से 2 महीने पहले, 3 महीने पहले कितना हल्ला मच रहा था कि एलआईसी बर्बाद हो गया, एलआईसी बर्बाद हो गया, अडानी के मां एलआईसी। आज एलआईसी का प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आया है 470%। एलआईसी का प्रॉफिट में इजाफा हुआ 400। तो जिस एलआईसी को विपक्ष कह रहा था कि ये बर्बाद हो गई है, मोदी ने एलआईसी को बर्बाद कर दिया, एलआईसी खत्म होगी, लोगों के पैसे डूब गए, आज वो एलआईसी कह रही है उसका 470% का प्रॉफिट का उसमें जंप हुआ है। मैं एग्जैक्टली ये कह रहा हूं सर। आप लोग, आपके मेरे को बड़ा लानत आ रहा है। आज आप एक पत्रकार हो, आप बिना रिसर्च किए हुए मेरे सामने में कम से कम मत बोला। एलआईसी का प्रॉफिट गेन किया है 400%, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई परसेंटेज नहीं। लेकिन यह भी तो था रिपोर्ट में कि उसने अकाउंटिंग का प्रोसीजर को चेंज किया, उसने जो एलआईसी का डिविडेंड अरे सर मुझे, सर आप मेरी रिसर्च में मुझे बताइए, एलआईसी बंद हो गई, एलआईसी घाटा में आ गई। आप मुझे, कमरू जी मैं बिना रिसर्च किए नहीं बैठता हूं, मैं बिना रिसर्च की, और मैं अपनी रिसर्च को लेकर चुनौती देता हूं बार बार, और मैं आपको एक बार फिर चुनौती देता हूं। आप मुझे 47 लाख का आंकड़ा छोड़ दीजिए, ला दीजिए, मैं आपको चुनौती देता हूं। और आपको एक और चुनौती देता हूं, जो आप कह रहे थे कि एलआईसी बंद हो गया, उसकी मैं चुनौती देता हूं। दिखा दीजिए एलआईसी कहां से बंद हो गया, और एलआईसी में जिन्होंने पैसा लगाया उनका पैसा कहां से। मैं आपको चुनौती देता हूं, बताइए, चुनौती देता हूं आपको। और मैं आपको चुनौती देकर यह पूछता हूं, आप मुझे बता दीजिए छत्तीसगढ़ में जो हुआ उस समय कौन राज्यपाल थी? अगर एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति की आपको इतनी चिंता है, तो एक आदिवासी महिला जो राज्यपाल थी उनका अपमान आपने क्यों किया? उनको चुनौती देता हूं, बताइए। देखिए, एक एक करके मुद्दा ले लीजिए सर। मैं तो चलिए छोड़िए, ओके, एक ही मुद्दा लेता हूं, छोड़िए, मैं एक ही मुद्दा लेता हूं। छत्तीसगढ़ में जो हुआ सही था, मैं सर एक ही मुद्दा लेता हूं। छत्तीसगढ़ में जो हुआ सही हुआ, मैं सुलझा दे रहा हूं। 10 आप मुझे छत्तीसगढ़ का मुद्दा, आप छत्तीसगढ़ का मुद्दा सुलझा दीजिए। आपको अशोक जी बुरा मत मानिए, यहां पे नेशनल टेलीविजन में बैठा हूं, मैं गलत बात यहां पे आपके सामने नहीं बोलूंगा। आपको मैं 1 हफ्ता का टाइम देता हूं, हो सके अगले हफ्ता में हम बैठे इस बात को लेकर, सरकार क्यों यूनाइटेड नेशंस या हु का, WHO का ये आंकड़ा को चैलेंज क्यों नहीं किया आज तक? पहला नंबर पॉइंट। मैं चैलेंज कर रहा हूं, मुझे सरकार से मतलब नहीं है,
मैं सरकार को नहीं फॉलो करता हूं, मैं सरकार को फॉलो नहीं करता हूं, मैं चैलेंज कर रहा हूं यूएन के आंकड़े को। मैं डब्ल्यूएचओ को तो आज तक नहीं पता था कि क्या कब कोरोना आया, कब खत्म हो गया। डब्ल्यूएचओ ने आज तक नहीं कहा कि ये कोरोना कहां से आया। मैं डब्ल्यूएचओ को नहीं मानता, आप मानते तो मानिए, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, ये रिकॉर्ड है, आप डब्ल्यूएचओ को बिल्कुल, मानिए। मैं तो नहीं मानता, मैं तो नहीं मानता। अगर डब्ल्यूएचओ की कार्यप्रणाली में खामी है तो एक पत्रकार होने के नाते, सुनिए सर, अगर डब्ल्यूएचओ की कार्यप्रणाली में खामी है तो एक पत्रकार होने के नाते मैं उसकी खामी उठाऊंगा। अगर यूएन की कार्यप्रणाली में खामी है, क्या यूएन में रिफॉर्म्स हो? यह मुद्दा कितने साल से भारत उठा रहा है। यूएन एक बेसलेस ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो गई है जो कहीं युद्ध नहीं रुकवा सकती, कहीं कुछ नहीं कर सकती। ये मैं उठा रहा हूं क्या? ये दुनिया के लोग उठा रहे हैं सर। एक मिनट, लेकिन मैं इस डिबेट में नहीं जाना चाहता, विषय पर एक बार फिर से आता हूं। शिवम चौधरी, आप आइए मुद्दा पे। मैं मुद्दे पर आ रहा हूं और आपके पास मैं आऊंगा एक ब्रेक के बाद, लेकिन आपसे यह सवाल का जवाब जरूर लूंगा कि मुझे बताइएगा छत्तीसगढ़ में कौन सा नियम था जिसके तहत 2 सांसदों को जो है राज्यपाल की, मुख्यमंत्री की, विधानसभा अध्यक्ष की, सबकी जो ताकत जो है 2 सांसदों को दी गई, वो भी एक ही परिवार के 2 सांसद। ये मुझे बताइएगा। लेकिन उससे पहले शिवम त्यागी संविधान नहीं मानते बीजेपी वाले, संविधान का उल्लंघन है। सीधा सीधा कांग्रेस के लोग ये कहते हैं। देखिए, ये पथ भटकाने वाले तो कांग्रेस ही हैं ही, और सीरियल ऑफेंडर और लगातार झूठ बोलने वाले भी हैं। पता नहीं वो कौन सी आंख से ये संविधान पढ़ रहे हैं, मुझे नहीं पता, और कैसे ये अपने आप को संविधान का ज्ञाता कहते हैं। मैं आर्टिकल पढ़ देता हूं। 79 जो इन्होंने कहा बिल्कुल सही है, लेकिन इसके अलावा एक और आर्टिकल है, आर्टिकल 74(1) of the Constitution says there shall be a council of ministers with the Prime Minister at the head to aid the advise the President, who shall in the exercise of his functions act in accordance with such advices. That means Council of Ministers along with the Prime Minister has the power to advise the President of India, and President has to shall behave in accordance. अब मुझे आप एक चीज बताइए, अगर ये गैर कानूनी है, वैसे तो कल इसमें एक पीआईएल फाइल हुआ है, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट अपना वर्डिक्ट देगा, और वो 100% इसी उस पर देगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन से ही मैंने आपको कोट किया है। लेकिन आप मुझे एक चीज बताइए, देश को भड़का क्यों रहे हैं, देश को झूठ क्यों बोल रहे हैं? और उससे भी महत्वपूर्ण बात, आपने जो बात कही, ये विरोध मोदी का है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये विरोध मोदी की बढ़ती हुई अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रियता का है। ये विरोध इस देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ अब इस देश का भी हो गया है, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि 28 तारीख को पूरी दुनिया की नजरें जब हमारे पार्लियामेंट के उद्घाटन समारोह पर होगी, तो वहां पर इस देश में सेक्युलरिज्म नहीं बचा, लोकतंत्र नहीं बचा। वो कैम्ब्रिज वाली जो स्पीचेस हैं, उनका रेफरेंस लगा लगा कर बीबीसी जब चलाएगा तो इनके मन को ठंडक पड़ेगी, क्योंकि उसमें नरेंद्र मोदी का विरोध है, लेकिन उसके साथ साथ देश और देश के लोकतंत्र का भी विरोध है, जो कि मेरे देश का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहता। उस तक को ये झूठा प्रोपेगेंडा बढ़ाने को कह रहे हैं। अब आपने छत्तीसगढ़ का एक दिया, मैं बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं जाऊंगा, ऐसे बहुत उदाहरण, हाँ बहुत है, लेकिन मैं उसमें एक चीज आपको सिर्फ एक ही ऐड करना चाहता हूं, मैं ज्यादा एग्जांपल्स नहीं करूंगा। 18 जनवरी 1927 को लॉर्ड इरविन ने जो है इस जो पार्लियामेंट है इसका उद्घाटन किया था। उसमें मोतीलाल नेहरू भी थे, फर्स्ट रो में बैठकर तालियां बजा रहे थे। मैं बड़ी शालीनता सम्मान से पूछना चाहता हूं कि आज जब स्वतंत्र देश में लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए प्रधानमंत्री अपने बनाए हुए, यानी कि इस देश के बनाए हुए पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन कर रहे हैं, तो उन्हीं मोतीलाल नेहरू के परिवार से आने वाले बहु एक उसका हिस्सा नहीं होना चाहते, और या फिर उनके बेटे उनका हिस्सा नहीं होना चाहते, या फिर उनकी कांग्रेस इसका हिस्सा नहीं होना चाहती, या फिर इसको प्रोपेगेंडा को बढ़ाना लगातार चाहते हैं। बस सीधा सवाल है, अगर आप घोड़े के बनाए हुए प्रेसिडेंट का उसको पार्लियामेंट का हिस्सा हो सकते हैं इनॉग्रेशन का, तो हिंदुस्तानी प्रधानमंत्री के बनाए हुए पार्लियामेंट का हिस्सा क्यों नहीं हो सकते? सीधा जवाब। ओके, मैं एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आता हूं। मैं शरद मणि जी और बृजमोहन जी आपके पास आऊंगा तुरंत। कई सवाल यहां पर उठे हैं, उसके बाद कमरू जी आपके पास आऊंगा। ब्रेक के बाद डिबेट जारी रहेगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश को खुले में शौच से मुक्त बनाने के लिए 2014 में आरंभ किया गया स्वच्छ भारत मिशन न केवल एक जन आंदोलन बना, बल्कि इसे विश्व की बड़ी व्यवहार परिवर्तन योजना का गौरव भी मिला। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की अपार सफलता के बाद जरूरत थी इस परिवर्तन को स्थायी बनाने की, और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण यानी कि ODF+ की शुरुआत की गई। साथियों, खुले में शौच से मुक्ति के बाद अब दायित्व और बढ़ गया है। देश को ODF के बाद ODF+ बनाने के लक्ष्य पर काम चल रहा है। अब हमें
कचरे से कंचन बनाने का काम को तेज करना है। पूरे देश में ODF प्लस या संपूर्ण स्वच्छता पर खास ध्यान दिया जा रहा है। स्वच्छता केंद्रित जागरूकता अभियानों के द्वारा जन जन तक स्वच्छता की सीख, पेंटिंग और फिल्म मेकिंग जैसे नए और रोचक तरीकों से पहुंचाई जा रही है। देश में स्वच्छता संवाद कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनमें लोगों ने पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया और प्लास्टिक कचरे से देश को मुक्त कराने की शपथ ली। जैविक कचरे के निपटान और उससे अतिरिक्त आमदनी पाने के बारे में भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जिससे बड़ी संख्या में लोग गोबर धन योजना से जुड़ रहे हैं और गोबर से बायोगैस एवं जैविक खाद के उत्पादन को बढ़ावा मिल रहा है। जैविक और रिसाइक्लेबल कचरे को अलग रखने और उसके उपचार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ग्रे वाटर प्रबंधन के अंतर्गत लाखों की संख्या में सोख्ता गड्ढों का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा पुराने एक गड्ढे वाले शौचालयों को रेट्रोफिट करके 2 सोख्ता गड्ढों वाले शौचालयों में बदला जा रहा है और मल प्रबंधन पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। देश भर में लोगों का उत्साह और जन भागीदारी इस बात का प्रमाण है कि आत्मनिर्भरता का ये मॉडल लोगों तक पहुंच रहा है और हमारे गांव ODF से ODF प्लस की ओर अग्रसर हो रहे हैं। लेकिन देश को संपूर्ण स्वच्छ बनाने के इस अभियान को मंजिल तक पहुंचाने के लिए अभी हमें लंबा रास्ता तय करना है, जिसके लिए सभी देशवासी पूरे जज्बे से कोशिश कर रहे हैं। और इन्हीं कोशिशों के कारण आज हमारा देश स्वच्छता से स्वावलंबन की ओर अग्रसर है। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा, जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। दो टूक आप देख रहे हैं। दो टूक में हम नई संसद भवन के लोकार्पण कार्यक्रम का विपक्ष जो विरोध कर रहा है उसको लेकर चर्चा कर रहे हैं। कदम कदम विरोध, मोदी से क्या प्रतिशोध, क्योंकि विपक्ष जो है पहली बार नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी ने अब तक तमाम जो कदम उठाए हैं उन सब का नरेंद्र मोदी के कदमों का विपक्ष विरोध करता रहा। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। शलभ मणि त्रिपाठी बीजेपी से, कमरू चौधरी कांग्रेस के नेता हैं, बृजमोहन श्रीवास्तव जी एनसीपी के प्रवक्ता हैं और शिवम त्यागी मेरे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। शलभ मणि त्रिपाठी जी, बार बार क्योंकि ये सवाल उठ रहा है कि भाई संविधान का उल्लंघन आप लोग कर रहे हैं, लेकिन एक सवाल मेरा भी है। हो सकता है भाई विपक्ष, ठीक है, मैं विपक्ष से सवाल पूछा हूं, विपक्ष नरेंद्र मोदी का विरोध बार बार क्यों करता है। दूसरी बात यह भी सवाल उठता है कि भाई आप लोगों ने एक टाइम ये कहा था कि भाई कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, तो आप लोग कांग्रेस को खत्म करने पर लगे थे, तो कांग्रेस विरोध करेगी ही। दूसरी बात है, आपने विपक्ष को कभी साथ लेने की कोशिश नहीं करी। जब पहली बार 2014 में सरकार चुनकर आई तो आपने कांग्रेस की उस वक्त जो है सीटें कम हो गई थी, टेक्निकली वो विपक्ष का पद नहीं मिल सकता था, लेकिन आप लोग चाहते तो उदार दिल दिखाकर, बड़ा दिल दिखाकर दे सकते थे। आपने कदम कदम पर विपक्ष को जो है झटके दिए, इसलिए विपक्ष अपना प्रतिशोध ले रहा है। नहीं अशोक भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रतिशोध ले, भारतीय जनता पार्टी से ले, श्री नरेंद्र मोदी जी से ले, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से ले, लेकिन ऐसे विपक्ष के साथ क्या हाथ मिलाना जो विपक्ष इस देश की माटी में रह के इस देश के खिलाफ काम करता है। जहां मुझे बताइए ना कि 130 करोड़ के हिंदुस्तानियों में जो असली हिंदुस्तानी है, जो खुद को इस माटी का लाल कहता है, इस माटी का बेटा कहता है, मुझे एक असली हिंदुस्तानी बता दीजिए जो धारा 370 के मसले पर पाकिस्तान की भाषा बोलेगा। किसको खुशी नहीं हुई आप मुझे बताइए। आप पत्रकार हैं, क्या आपको खुशी नहीं हुई जब धारा 370 हटाई गई? या जो न्यूट्रल लोग हैं, जो किसी पक्ष के नहीं है, क्या उनको खुशी नहीं हुई? लेकिन जो भाषा पाकिस्तान बोलता रहा धारा 370 पे, वही भाषा इस देश में बैठे कुछ गद्दार बोलते रहे। और दुर्भाग्य की बात है कि उनमें कुछ हमारे अपोजिशन के लोग भी शामिल थे। आप सर्जिकल स्ट्राइक पे देखिए कि जब पूरी दुनिया भारत का लोहा मान रही है कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, भारत ने घुस के मारा पाकिस्तान को, तब हमारे देश में कांग्रेस पार्टी और कुछ गद्दार बैठ के ये सबूत मांगते थे और किसका मनोबल गिराते थे? भारतीय सेना का। अभी जब चाइना के सैनिकों की धुनाई की हमारे रणबांकुरों ने, -डिग्री टेम्परेचर पर जब हमारे रणबांकुरे
चाइना के लोगों की धुलाई कर रहे थे, चाइना के सैनिकों की धुलाई कर रहे थे, तो इस देश का एक बड़ा नेता बैठकर ये कहता है कि चाइना के सैनिकों ने हमारे सैनिकों को पीटा। आज जरा सोचिए दुनिया में हमारे सैनिकों की क्या छवि बनेगी। तो समस्या इससे नहीं है कि आप मोदी जी को गाली दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप विरोधी हैं, दे सकते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी को दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दरअसल एजेंडा क्या आप समझिए कि इस देश को इतना बदनाम कर दो, इतना बदनाम कर दो कि दोबारा से न कोई ऑस्ट्रेलिया में जश्न मनाए भारत का, न अमेरिका में भारत का जश्न मने। भारत की छवि पूरी दुनिया में कैसे खराब हो सके, कांग्रेस ने इसका बीड़ा उठा रखा है। मुझे 10 सेकंड और दीजिए, चर्चा सुनिए। कैसे भारत की छवि खराब हो सके। आप जब कल्पना करिए कि अगर ये कांग्रेस नहीं करती है खेल, तो देश में बीबीसी जैसा, दुनिया में जो बीबीसी जैसा जो टुकड़ों पर पलने वाला जो एक मीडिया संगठन है, वो कल को क्या खबर चलाता, वो ये चलाता कि भाई भारत के लोगों ने अपनी आत्मबल से, अपनी ताकत से अपना एक संसद भवन तैयार किया और सभी लोगों ने इसका स्वागत किया। पूरे भारत में 130 करोड़ लोगों ने इस बात को लेकर खुशी देखी। लेकिन ये बात कांग्रेस को कैसे हजम होती? बीबीसी को मसाला चाहिए, देश में दुनिया में भारत की छवि खराब करनी है, तो विरोध शुरू कर दिया। अब बीबीसी ये स्टोरी चला रहा है कि देखिए नहीं, संसद भवन बनने से वहां बड़ी नाराजगी है, भारत के भीतर बड़ा एनार्किज्म है, भारत के भीतर तो बड़ा बवाल मचा हुआ है। तो कांग्रेस की पूरी कोशिश है गृह युद्ध करा दो, कांग्रेस की पूरी कोशिश है बर्बाद कर दो। आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं शलभ जी, आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। मैं प्रमाण दे रहा हूं। आप जरा मुझे बताइए, सीएए क्या किसी के खिलाफ था? जो पाकिस्तान में हमारे हिंदू बहनें बलात्कार हो रहा है, हिंदू बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है, ये तो उनके पक्ष में था ना, किसी खिलाफ तो नहीं था ना। हम किसी को देश से बाहर तो नहीं कर रहे थे। अशोक भाई आप मुझे बताइए, क्या हम किसी को देश से बाहर कर रहे थे? हम जो देश में हमारे लोग हैं, देश के बाहर जो सताए जा रहे हैं धर्म के आधार पर, जो हमारे लोग हैं, हम केवल उनको वेलकम कर रहे थे, आने दो। क्या कांग्रेस पार्टी थे? उपद्रव कराया, जगह जगह पर पेट्रोल पंप फिकवाए, जगह जगह पर दंगे कराए। उनकी नेता प्रियंका वाड्रा राहुल गांधी गई और बोली हम मुकदमे लड़ेंगे उनका, जो पुलिस पर पेट्रोल पंप फेंक रहे थे, मीडिया की ओबी बहन चला रहे थे। तो कांग्रेस का कोशिश है कि देश में गृह युद्ध छिड़ जाए, ताकि दुनिया के भीतर कोई भारत के भीतर 1 रुपए का निवेश न करे, जो निवेश कर भी रहे वो भाग जाए, मुल्क तबाह हो जाए। ओके, बड़ा आरोप लगाना, इसलिए बृजमोहन जी रुकिएगा, मैं कमरू जी को ला रहा हूं। कमरू जी, शलभ जी का बड़ा आरोप है और इसमें मैं इस आरोप को तो नहीं कहता, मैं तो कहता हूं प्रधानमंत्री का, नरेंद्र मोदी का, बीजेपी का, सबका विरोध करने का आपको अधिकार है। लेकिन सीए का जिस तरह से विरोध हुआ उस समय मुझे भी याद है, राहुल जी ने, प्रियंका जी ने, सोनिया जी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में खड़े होकर कहा था कि ये घर में बैठने का टाइम नहीं है, सब लोग सड़कों पर आ जाए। तो उससे वो और फिर सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध, ये सब चीजें तो जो ये चिंता करती है ना। अशोक जी, मैं इनका, शलभ जी का बात मैं सुन लिया, ये इनका तो स्टेटेड एजेंडा है, इसमें बहस क्या करना है। अगर सीए का मुद्दा को लेकर बहस आज करना है तो मैं ये बोलूं कि शलभ जी को फ्लाइट का टिकट में दे रहा हूं, एक बार हिम्मत है तो मणिपुर में जाकर जो गृह वहां पे छेड़े हुआ है, वहां पे तो बीजेपी का संसद, बीजेपी का सरकार, वहां पे सब कुछ तो बीजेपी का अंडर में। तो काहे के लिए 70 आदमी मर गए वहां पे, करीब 45,000 लोग बेघर होकर पड़े हुए आज 22 से 23 दिन। ना तो प्रधानमंत्री जी का एक भाषण आया, ना तो अमित शाह जी एक भाषण दिए आज तक, और ना ही जो है कि वो सुर्खियों पे आ रहा है आपका यहाँ पे। क्यों? वो हिंदुस्तान के बाहर, पहले तो अपना घर संभाल लो, फिर पाकिस्तान के, बांग्लादेश के और बाकी और 317 अशोक भाई। और पहले बात ये बता दूं, जब सीए का बहस इन्होंने ले आया, बंगाल में मैं रहता हूं, बंगाल में लगभग 20 से 30 लाख लोग बांग्लादेशी शरणार्थी यहां पे है, जिसको मथुआ समुदाय बोलते हैं, जिसमें से संसद भी चुन कर गए इनके पार्टी के, भाजपा के। ये हिंदुस्तानी नहीं है, ये हिंदुस्तानी आज यहाँ पे वो कह रहे हैं, शलभ जी कह रहे हैं 370 का विरोध क्यों, हर भारतीय तो खुश है 370 हटा, आप लोग उस पर भी विरोध करते हैं। देखिए अशोक जी, एक चीज होता है प्लेइंग टू द गैलरी, प्लेइंग टू द गैलरी ये बहुत खूब आता है इनको। 370 हटने से क्या कश्मीर आज शांत हो गया? हाँ? क्या कश्मीर में लोगों को नहीं मारा जा रहा है? हाँ, सर गजब आप कर रहे हैं दुनिया। सर अभी आपने G20 की, सर अभी आपने G20 की बैठक नहीं देखी? कैसे शिकारे में दुनिया भर के डेलीगेशन, दुनिया गजब आप कर रहे हो। आपको लगता है कश्मीर बदला नहीं है? कश्मीर बदला है। आप सर आप बोलिए, सुनिए मेरा बात सुनिए सर। शलभ जी इनको, शलभ जी ये आपको बंगाल की टिकट देंगे, आप इनको कश्मीर का G20 के साथ इनको भी नौका का शहर कराइए एक। बोलिए शलभ जी, बोलिए। पंडित आ रहा हूँ,
अभी आ रहा हूं मैं सुनिए देखिए आप बात समझिए, जरा कमरू जी और शलभ जी मणि जी को आमने सामने ले आइए। हाँ शलभ जी बोलिए। देखिए मैं ये बोलना चाह रहा था बार बार कश्मीर का एक मिनट एक मिनट शलभ जी रिस्पॉन्ड करिए फिर। हाँ शलभ जी रिस्पॉन्ड कीजिए फिर कमरू जी। हाँ शलभ जी बोलिए। मैं एक मिनट आ रहा हूँ, आप ही के पास आ रहा हूँ। शलभ जी का रिस्पॉन्ड के बाद आप ही के पास आ रहा हूँ। जी मणिपुर में पहला सवाल, मणिपुर में जवाब चाहता हूं। तो लीजिए जवाब दीजिए। मैं कमरू जी की वेदना समझ सकता हूं, इनकी पार्टी की वेदना समझ सकता हूं। आज G20 का सम्मेलन कश्मीर में जिस तरह से हुआ है, और देखिए विदेशी डेलीगेट्स आए, उन्होंने योगा किया, घूमे टहले, कैसे बर्दाश्त होगा? इनका तो प्रयास था कश्मीर को ऐसा तबाह कर दो कि दुनिया के जगह पे चर्चा हो कि नहीं भाई 370 दोबारा लागू करो। और मैं तो कहता हूं, मैं तो हैरान था कि राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट देखिए और इमरान खान का ट्विटर अकाउंट देखिए, ऐसा लगता था कोई एक व्यक्ति दोनों की भाषा लिख रहा है, ऐसी भाषा। तो इनको गद्दार नहीं कहेंगे अशोक भाई, तो क्या कहेंगे? बोलिए कमरू जी। आपका कौन सा ऐसे व्यक्ति होगा जो 370 रखने से खुश नहीं हुआ होगा? लेकिन कौन दुखी था? पाकिस्तान दुखी था, राहुल गांधी दुखी थे, कांग्रेस पार्टी दुखी थी। आप दुखी होते रहिए। सर्जिकल स्ट्राइक घुस के मारा था, पाकिस्तान दुखी था, कांग्रेस पार्टी दुखी थी। और कमरू भाई एक सेकंड, अच्छा दुखी होते रहिए कमरू भाई, आप लाख दुखी होते रहिए। लेकिन देश ने देखा है कि जब कैप्टन अभिनंदन पाकिस्तान के भीतर बंधक हुए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे फाइटर प्लेन्स ने केवल चाबी घुमाई थी, इंजन स्टार्ट किए थे, घुटनों के बल पर बैठ के पाकिस्तान ने ससम्मान अभिनंदन को वापस किया था। यह बात आपको अखरती है, आपको कष्ट देती है, क्योंकि आपको इस बात की पीड़ा है कि भारत आगे कैसे बढ़ रहा है। भारत तो आपके नजरिए से बर्बाद हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि गांधी परिवार शासन नहीं कर रहा, गांधी परिवार रूल नहीं कर रहा, तो गृह युद्ध छेड़ दो। अरे 1984 हत्याएं कराने वाले कमरू चौधरी, हाँ बोलिए कमरू जी, रिस्पॉन्ड कीजिए। आप क्या बात करेंगे? कमरू जी रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए सबसे पहला बात तो यह है, मणिपुर पे एक शब्द अभी तक इनका मणिपुर के बारे में, मणिपुर इंडिया देश के बाहर शांति है, आप शांति है, इसलिए 23 तारीख से फिर दोबारा जो है आगजनी चले। 200 गिरजा 200 चर्चों को जलाए और कम से कम 200 मंदिर वहां पे गुंडों का हवाला हुआ है। 45,000 लोग जो है कि आज भी मणिपुर में। लेकिन मुद्दा का बात यहाँ पे इनका दोगलापंथी देखिए एक चीज, जब अगर 370 का बात करें यहाँ पे कश्मीर के साथ में, क्योंकि कश्मीर से इनको जिस तरह से लगाव है, जिस तरह से कश्मीर से लगाव है, वो हमारा भी लगाव है, लेकिन कश्मीरियों से नफरत है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है आप देखिए। ओके मैं मणिपुर, एक मिनट सुनिए सर, सुनिए, मैं मणिपुर और कश्मीर से लौटता हूं, मैं मणिपुर और कश्मीर से लौटता हूं, क्योंकि आप कश्मीर से बात कश्मीरियत जारी है, फिर जो है बाकी सब जगह, इसलिए मैं विषय पर एक बार फिर लौटता हूं। बृजमोहन जी मैं आपके पास आता हूं। बृजमोहन जी मैं फिर वही कह रहा हूं कि देखिए इस देश में ऐसे बहुत उदाहरण है। अभी तो शिवम त्यागी बड़ी पूरी रिपोर्ट लेके बैठे, उनके पास पूरे कागज है, मैंने उनको रोक दिया। अगर मैं ऐसे उदाहरण गिराने लगूंगा तो मतलब पूरा प्रोग्राम उसी में हो जाएगा। ऐसे बहुत उदाहरण है। तो और फिर मैं एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, इस संसद का विरोध करने के लिए मैंने कल परसों जब इस पर चर्चा की थी तो मैंने 9 कारण गिनाए थे कि संसद का 9 बार अलग अलग कारणों से विरोध किया गया। कभी कहा गया फिजूल खर्ची है, कभी कहा गया जी ये तो किसान धरने पर बैठे हैं और आप जो है संसद भवन बना रहे हैं, कभी कहा गया मोदी का महल है, कभी कहा गया ये अपना उनकी निजी संपत्ति। तो 9 अलग अलग कारण से विरोध किया गया। आज 10वां कारण आ गया। तो इसलिए लगता है ना कि विरोध करने के लिए विरोध हो रहा है, क्योंकि मोदी पसंद नहीं है, मोदी से प्रतिशोध लेना, इसलिए विरोध हो रहा है। देखिए अशोक जी, आदरणीय मोदी साहब देश के प्रधानमंत्री होने के साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी दावा करती है तो विश्व के सबसे बड़े वो लोकप्रिय नेता हैं, तो थोड़ा उनको भी अपना दिल बड़ा करना चाहिए था। और हम ये नहीं कह रहे कि हमारी पार्टी के किसी कार्यकर्ता से या पार्टी के किसी नेता से आप फीता कटवाइए वहां पर। हम ये निवेदन कर रहे हैं कि जो आपकी अपनी है, जिनको कि आपने राष्ट्रपति बनाया है, और जो एक आदिवासी महिला है, अगर आप उनसे, आपने तो शिलान्यास कर दिया था, यदि आज आप उनसे वहां पर फीता कटवा देते हैं, आप आज वहां से उनसे उद्घाटन करा देते हैं, तो इसमें जा क्या रहा है? आप क्यों नहीं अपना बड़प्पन दिखाना चाहते? वहां पर भी आप अपना छोटापन दिखाने के लिए क्यों तैयार है? दूसरी तरफ हम लोग लगातार, विपक्ष लगातार इस बात का आरोप लगा रहा है कि आप भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय जो मोदी जी और उनकी जो पूरी कैबिनेट है, ये किसी भी हालत में संविधान का सम्मान नहीं करते। इसका बहुत बड़ा उदाहरण अभी दिल्ली का है। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि दिल्ली की चुनी सरकार को पूरा अधिकार दे दिया जाए। आप देखिए कि जो संविधान की बात करने वाली सरकार है वो क्या करती है, 2 रोज में एक नया अध्यादेश जारी कर देती है। क्यों?
अगर आप संविधान का पालन करते हैं तो एक संवैधानिक संस्था ने एक आदेश किया है, उसका पालन कर लीजिए। तो मेरा कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी और उनका नेतृत्व लगातार संविधान के अंदर की करता है और साथ ही साथ वो नीचे दिखाने का काम करता है। एक और बात मैं बड़ा मतलब मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के दुस्साहस, राजनीतिक दुस्साहस पे बड़ा आश्चर्यचकित हूं कि एक आदिवासी महिला से वो सहमत नहीं है, एक आदिवासी महिला से वो फीता नहीं कटवाना चाहते। देश की 50% जो महिलाएं, ब्रिजमोहन जी आपसे एक छोटा सा सवाल, ब्रिजमोहन जी आपसे छोटा सा सवाल, ब्रिजमोहन जी आपसे छोटा सा सवाल। जब अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति का इतना भद्दा अश्लील तरीके से मजाक उड़ाया था, तब क्या शरद पवार जी ने इसका विरोध किया था? कम से कम मैंने रिसर्च की, मुझे कहीं नहीं मिला, बताइए। और अधीर रंजन चौधरी की क्या सजा होनी चाहिए जिन्होंने एक आदिवासी महिला का इस तरह से भद्दा मजाक किया? जो गांवों में लोग होली पर जिस तरह का भद्दा मजाक करते हैं, महिलाओं के साथ भद्दा मजाक करते हैं, उस तरह का क्या अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ कांग्रेस को कार्रवाई करनी चाहिए? बोलिए हाँ या ना। अशोक जी मैं उस समय भी मैंने इस बात का विरोध किया था। सर आप मुझे बताइए आप कांग्रेस के सहयोगी हैं, क्या कांग्रेस को अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए? देखिए वो उनका इंटरनल मैटर, वो इंटरनल मैटर है, ये इंटरनल मैटर भी है। आप राष्ट्रपति को गालियां दे, राष्ट्रपति को चमचा कहे, राष्ट्रपति को कहे, ऐसी राष्ट्रपति नहीं होनी चाहिए। आप राष्ट्रपति को भद्दा मजाक उड़ाए, ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। लेकिन आप राष्ट्रपति सर एक मिनट एक ब्रेक और ले रहा हूं, लेकिन उसके बाद एक मिनट सर मैं एक छोटा सा ब्रेक हो रहा हूं, उसके बाद मैं आता हूं। मैं उसके बाद जो है मौका जरूर दूंगा, लेकिन राष्ट्रपति को लेकर जो चिंता है मैं उस पर एक छोटी सी बात रखूंगा, उसके बाद जो है डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा मेहमानों के साथ इस छोटे से ब्रेक के बाद। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार, 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। समाज की बेड़ियां तोड़कर हासिल किए अनोखे मुकाम, उज्जवल भविष्य के स्वप्न के साथ उन्मुक्त गगन में भरी उड़ान, बाधाओं के बंधन काटकर साबित की अपनी पहचान, जो अपने बुलंद हौसलों से सामाजिक बेड़ियां तोड़कर लिख रही हैं वीरता की गाथाएं। मैं उन्मुक्त, मैं स्वच्छंद, मेरा ध्येय अनंत, मेरी दिशा अनंत। मिलिए इन प्रेरणादायक शख्सियतों से मेरे साथ कार्यक्रम तेजस्विनी में, सिर्फ डीडी न्यूज पर। दोटुक आप देख रहे हैं, दोटुक में आज हम चर्चा जो है जो संसद भवन को लेकर, उद्घाटन को लेकर, उसी पर चर्चा करें, लोकार्पण को लेकर। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, लेकिन बार बार जो राष्ट्रपति के अपमान की बात आ रही है, इससे पहले कि मेरे मेहमान आगे बढ़े, एक छोटी सी जानकारी आपको दर्शकों को देना जरूरी है। ये जो कांग्रेस कह रही है राष्ट्रपति का अपमान, जिस वक्त प्रणब मुखर्जी जो जिंदगी भर कांग्रेस के नेता रहे, जब वो राष्ट्रपति थे और राष्ट्रपति होने के नाते जब जीएसटी का उन्होंने जीएसटी पर देर रात को जो है रात को 12 बजे जो एक संसद की जो है कार्रवाई शुरू की थी, उस वक्त कांग्रेस ने उसका बॉयकॉट किया था। राष्ट्रपति का सम्मान कितना करते हैं, यही प्रणब मुखर्जी जो कांग्रेस के जिंदगी भर रहे, जब उनको राष्ट्रपति ने भारत रत्न दिया, उस समारोह में भी कांग्रेस का कोई नेता नहीं गया। यह राष्ट्रपतियों का सम्मान है। शरद जी जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर शिवम त्यागी के पास जाएंगे। एनसीपी के हमारे साथी बैठे हुए हैं ब्रिजमोहन भाई, तो मैं जरूर कहना चाहूंगा, चलिए ठीक है आप राष्ट्रपति जी का सम्मान तो नहीं कर पाए, लेकिन आपके जो नेता शरद पवार है, आज आपके एक बैठक हुई है, कोई भेंट मुलाकात हुई और एक ट्विटर पे एक पोस्ट वायरल हो रहा है, अशोक भाई शायद आपने भी देखा होगा कि आज जिनसे मिले हैं वो एक ट्विटर है, अरविंद केजरीवाल जी ने ट्वीट किया था, उसमें लिखा है कि हमारे पास शरद पवार जी के स्विस बैंक के अकाउंट नंबर जो जल्द ही सार्वजनिक किए जाएंगे। मैं तो हैरान हूं यह देखकर कि जिस बेईमान आदमी को आज तक जेल में होना चाहिए था, वो आज इतना बड़ा नेता बनकर कैसे बैठा है। चलिए भूल जाइए, मोदी जी को अपमानित करिए, द्रौपदी मुर्मू जी को तो खूब अपमानित किया, कम से कम शरद पवार जी की तो इज्जत कर लीजिए। तो ये तो आपका नीति और सिद्धांत है। उस समय जो राइटर थे अरविंद केजरीवाल जी के, अरविंद केजरीवाल जी उनको नहीं पहचान पाए थे,
हाँ। किस पार्टी के लोग हैं, आप पहचान गए, परिवार के लोग हैं। चलिए अब अरविंद, हाँ बोलिए। गलती मान ली। हाँ। नहीं अरविंद केजरीवाल को नहीं पहचान पाए थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी को बखूबी पहचान केजरीवाल का स्क्रिप्ट राइटर अब जब अरविंद केजरीवाल को देश ने पहचान लिया, तब आप जो है उन्होंने जो है शरद पवार जी को भी पहचान लिया। श्रीराम त्यागी जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए, अल्टीमेटली लड़ाई है क्या? क्योंकि कई बार जो है संविधान की बात हो रही है, राष्ट्रपति का बार बार यही तर्क आ रहे हैं सामने। देखिए शलभ जी की पार्टी को यह बात समझ लेनी चाहिए कि इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जो भी निर्णय लेंगे वो इस देश की बेहतरी के लिए होगा, लेकिन विपक्ष उसको अपोज ना करे ऐसा हो ही नहीं सकता। और एग्जाम्पल, इनको जोड़ने के लिए कोई किसी ग्लू की आवश्यकता नहीं है, इनको जोड़ने के लिए बस इनके भ्रष्टाचार पर चोट करे जाइए, देश को आगे बढ़ाते जाइए, ये अपने आप ही गाली देते हुए चले जाएंगे। और नरेंद्र मोदी जी का विरोध करते करते, प्रधानमंत्री जी का विरोध करते करते ये कब इस देश सारे शुरू हो गए एकदम, उनको पूरी बात करने दीजिए। मतलब ये विरोध करते करते कब ये देश का विरोध करने लगेंगे, इनको समझ में नहीं आएगा। जहां तक बात सीधी सी है कि भाई पार्लियामेंट का विरोध, मैं ऐसा मानता हूं कि इस पिछले 10 साल में, अभी 9 साल हुए हैं, कोई एक ऐसा निर्णय नहीं है जहां पर विपक्ष ने यह कह दिया हो कि नहीं यह निर्णय हिंदुस्तान के हिसाब से सही है। मतभेद हमारे होंगे लेकिन हम इसके साथ हैं। और अब अंत में मैं तो पार्लियामेंट के लिए एक और चीज कहना चाहता हूं, देश को अपमानित करने के दरवाजे पर तो आप बिल्कुल खड़े ही हैं, क्योंकि 28 तारीख को ये हेडलाइंस बनना ही है। लेकिन अगर मतलब इतना ही ज्यादा बॉयकॉट करना है तो कभी मत करिए। और ललन सिंह पर एक शब्द उन्होंने जो कहा कि अगर हम सत्ता बदलेगी तो हम इस संसद का किसी और तरीके से इस्तेमाल करेंगे। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हैसियत नहीं है किसी एक व्यक्ति की किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर बैठे हुए कि इस देश की सर्वोच्च पंचायत को इस तरीके से डिमीन करे। ये प्रधानमंत्री जी हैं, इन्होंने बनाया। अभी पिछले दिनों में गुलाम नबी आजाद जी की एक बाइट सुन रहा था, उन्होंने कहा कि अब से 40-35 साल पहले भी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं, कांग्रेस वालों ने बनाया नहीं, 2026 तक वैसे ही संसद भवन बनना था, आज ये 3 साल में बनकर तैयार हो गया, तो आप कहते हैं कि हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। गुलामी की बेड़ियों में जकड़े रहने की आदत हो गई है, मानसिकता से बाहर निकलना पड़ेगा। यह नया भारत है, खुद से चलने वाला भारत है, खुद के पैरों पे खड़ा होने वाला भारत है। जॉर्ज पंचम को हटाकर सुभाष बाबू की मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है। कमरू जी 30 सेकंड में, कमरू जी 30 सेकंड में, एक मिनट सर, कमरू जी 30 सेकंड में। क्या है कि जो शिवम त्यागी बोल रहे हैं ना, एक ही डायलॉग से काफी है, हर घर मोदी हर हर मोदी। ये डायलॉग से बोला ही नहीं। नहीं, मैं राष्ट्रपति का यहाँ पे कोई जरूरत ही नहीं है। आप तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस इंडिया में हिंदुस्तान में कर चुका। इसका एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। आज संविधान में यह लिखा हुआ है कि हमारा तीनों आर्मी स्टाफ जो है, एयरफोर्स, नेवी और ये मिलिट्री, ये तीनों का राष्ट्रपति होते हैं हेड। लेकिन मोदी जी आए, सबसे पहली बार क्या किया उन्होंने, एक नया पद खड़ा कर दिया, चीफ ऑफ डिफेंस। अरे बाबा, मैं तो ये भूल ही गया था, मैं तो ये भूल ही गया था कि चीफ ऑफ स्टाफ का भी विरोध कांग्रेस ने किया था, जबकि कांग्रेस ने और रक्षा और देश की जो रक्षा एक्सपर्ट कमेटी थी उसने कहा था चीफ ऑफ डिफेंस होना चाहिए, ये उसने कहा था, उसका भी विरोध। मैं भूल गया था। शुक्रिया कमरू जी, आपने याद दिला दिया। शलभ जी 30 सेकंड में रिस्पॉन्ड करेंगे। शलभ जी 30 सेकंड में, मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है। देखिए, देश बहुत मैच्योर हो चुका है अशोक भाई, देश बहुत आगे बढ़ चुका है और देश इस बात को खूब समझता है कि कौन देश के साथ खड़ा है, कौन देश के खिलाफ खड़ा है। और इसीलिए देखिए कि जिसको इन्होंने युवराज बनाकर प्रोजेक्ट किया, मीडिया की मदद से हम सबने देखा कि हैंडपंप से नहाते हुए, पानी डालते हुए, किसी परिवार में भोजन करते हुए, स्थिति ये हुई कि अमेठी की जनता ने ऐसा हरा कर भेजा जाके पीएफआई की गोद में बैठना पड़ा। आगे भी झेलेंगे, जनता जवाब देगी। ओके, चलिए समय इतना है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सभी मेहमानों का। लेकिन ये जो पूरी डिबेट है ये अभी 28 तक और उसके बाद भी चलेगी, और मुझे लगता है ये सालों साल चलेगी। और देश की जनता इस बात को कभी नहीं बोलेगी जब आजाद भारत में बनी पहली संसद मिल रही थी तो विपक्ष की कई पार्टियों ने उसका बहिष्कार किया, और वो पार्टियां हैं जिन्होंने अंग्रेजों की संसद में जाकर सलाम ठोका था। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।